नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसमें पहला टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। आर्थिक नियोजन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 15 अगस्त 2014 को। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ठीक है। ये इसका उद्देश्य है नीति आयोग का। अब नीति आयोग से संबंधित जानकारी लेते हैं। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ठीक है। अब नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप क्या था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे, भारत के प्रधानमंत्री। गवर्नर काउंसिल यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के राज्यपाल ये गवर्निंग काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये सुमन के बेरी हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और इसके पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर बी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी के पाल। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है इस समय नीति आयोग के? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित डिटेल ले लेते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना यह 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति में देश को उबारना, संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग, आर्थिक विषमताओं को न्यून करना एवं कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा जीवन स्तर सुधारना। यह पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। तीव्र औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी, ये इसका उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर
आधारित थी। ठीक है, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत उद्योगों को विस्तार, बेरोजगारी को दूर करना और विषमताओं में कमी लाना। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। फिर उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 यानी 3 साल का गैप आ गया इसमें। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसका उद्देश्य उत्पादन वृद्धि, कीमत स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक चली थी। स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, आगे चलें। छठी पंचवर्षीय योजना यह 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चली थी। इसका उद्देश्य विकास दर में वृद्धि, निर्धनता में कमी करना, रोजगार बढ़ाना, विषमताओं में कमी लाना। इसकी शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ की गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। इसका उद्देश्य काम, भोजन एवं उत्पादकता। इस योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। सदी के अंत तक पूर्ण स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, ये सब इसका उद्देश्य था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना यह 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। तीव्र आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि या विकास इसका लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अब इसको महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो उसका नाम क्या है? तो जोसेफ स्टालिन है। क्या है? जोसेफ स्टालिन। यानी भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली यह रूस से अपनाई गई है। कहां से? रूस से अपनाई गई है। ठीक है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य है। कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये नीति आयोग है। कौन सा? नीति आयोग। अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक चली थी। ठीक है, अनवरत योजना कब से कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक चली थी। ठीक है, आगे चलें। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय
समपोषणीय वृद्धि है। तो समपोषणीय वृद्धि किसका उद्देश्य था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 को आरंभ हुई थी। ठीक है, आगे चलें। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 92 से 97 के मध्य यह 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1992 से लेकर 1997 के मध्य 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पीसी महालनोबिस का पीसी महालनोबिस का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है, तो यह 1969 से 1974 तक थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम किस पंचवर्षीय योजना में रही, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो ये मानसून की अनुकूलता। क्या था, मानसून की अनुकूलता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, तो 2007 से लेकर 2012 तक थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अभी हमने पढ़ा भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी, तो 1966 से लेकर 1969 तक यह योजना अवकाश की अवधि थी। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। संविधानेतर संस्था कौन सी है, तो संविधानेतर संस्था योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग या नीति आयोग। संविधानेतर का मतलब यह होता है कि जिसका संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो संविधानेतर संस्था होती है, जैसे योजना आयोग, नीति आयोग। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः किससे संबंध है, तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी, तो 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप किसने निर्धारित किया था, तो निवेश का स्वरूप प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त हुई थी, तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी। पिछड़े देशों के रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो जी मिर्डल द्वारा। किसके द्वारा, जी मिर्डल के द्वारा। आगे चलें। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया गया था, तो कृषि में ऋणात्मक विकास दर यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदर्शित हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना IRDP के अंतर्गत रणनीति किस लिए बनाई गई थी, तो संपूर्ण परिवार का अंगीकरण करने के लिए। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम यह 1975 में प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलें। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में फैला? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में फैला था। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक। अब इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो देख लेते हैं हम। देखिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार: उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित। उदारवादी में क्या होता है? तो अहस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होता है, प्रतियोगिता पर बल होता है, मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है, बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था में। सामाजिक अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। इसमें योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है, राज्य की कल्याणकारी भावना होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था: संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं, मिश्रित मूल्य पद्धति होती है, निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती इसमें। ठीक है। अब इसमें और देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व का नियंत्रण होता है। ठीक है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसमें वस्तुएं एवं व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। निजी क्षेत्र में इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है और निजी क्षेत्र का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है सार्वजनिक क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र में रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है या मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। आगे चलते हैं, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति से संबंधित देख लेते हैं कुछ। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966-67 में की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है। अब द्वितीय हरित क्रांति देख लेते हैं। भारत में द्वितीय क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीकी का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है। 2006 में विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। तो द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान कब हुआ था? तो 2006 में। किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन,
क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया है। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। ठीक है, टपकन सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किस क्रांति में हुआ? तो द्वितीय हरित क्रांति में हुआ। अब देख लेते हैं कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित थी। सुनहरी क्रांति ये फलों के उत्पादन से संबंधित थी। किसके उत्पादन से? तो फलों के उत्पादन से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति झींगा एवं प्याज उत्पादन से संबंधित थी। भूरी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति यह अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित थी। ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु और कोयला क्रांति से संबंधित थी। खाकी क्रांति यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित थी। व्हाइट गोल्ड क्रांति यह कपास से संबंधित थी। किससे? व्हाइट गोल्ड क्रांति यह कपास से संबंधित थी। आगे चलें। स्वर्ण रेशा क्रांति यह जूट उत्पादन से संबंधित थी। गोल क्रांति आलू से संबंधित थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति यह चाय उत्पादन से संबंधित थी। हरित सोना क्रांति यह बांस उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। गोल क्रांति किससे संबंधित थी? तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग कहे जाते हैं। हाई HWV कार्यक्रम को भारत में किस HYV क्रांति को भारत में और किस नाम से भी कहा जाता है? तो ये नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। HYV को किस नाम से HVY को नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह प्याज उत्पादन से संबंधित थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। कहाँ से? अमेरिका से संबंधित हैं। आगे चलें। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, यह हरित क्रांति का अर्थ है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया। तो किस अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया भारतीय हरित क्रांति के दौरान? तो गेहूं और चावल का प्रयोग किया गया, अत्यधिक उत्पादन किया गया। ठीक है। हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो पीली क्रांति ने। किसने? पीली क्रांति ने। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो ये MS स्वामीनाथन। कौन कहे जाते थे? तो कौन थे? तो ये MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, आगे चलें। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव
किस फसल पर महसूस किया गया? तो गेहूं के उत्पादन पर महसूस किया गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसके उत्पादन पर किया गया? तो ये गेहूं के उत्पादन में किया गया। ठीक है, आगे चलें। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड्स। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में लागू किया गया था। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में। पहला चरण 1970 से लेके 1980 तक चला था। दूसरा चरण 1981 से लेके 1985 तक चला था और तीसरा चरण 1985 से लेके 1996 तक चला था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है, आगे चलें। देखिए, दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र हैं ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये मेहसाना गुजरात में है, मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। और ये तीसरा है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर एवं इरोड में है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित क्लोन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यह दूध आपूर्ति से है। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है वह है, तो श्वेत क्रांति का संबंध यह दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे चलें। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक परियोजना शुरू की थी, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था, ये 3 चरणों में इसे लागू किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। इसी 1965 में एफसीआई की स्थापना भी हुई थी। किसकी? एफसीआई की, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, आगे चलें। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दुग्ध की विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग किसके अंतर्गत आती है? तो यह डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। अगला चैप्टर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। अब इससे देख लेते हैं कुछ टॉपिक। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निजीकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, 1949 के अधिनियम के द्वारा। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कर दिया गया। तो एसबीआई यानी इंपीरियल, एसबीआई किसका बदला हुआ रूप है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, आगे चलें। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
देखिए पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह 14 बड़े बैंक कौन कौन से थे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को। ये 14 बड़े बैंक कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं इसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद दूसरे चरणों में देख लीजिए। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 6 बैंक कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक। इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में 1980 को किया गया था। आगे चलें, अब बैंकिंग सुधार देख लेते हैं। सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकों की अस्थियों की गुणवत्ता व ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। देशों के कतिपय बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए था। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। अब इसमें बैंकिंग सुधार हैं, इसको देख लीजिए। अब देखिए किस बैंक की स्थापना कब कब हुई थी। देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1970 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 और इलाहाबाद बैंक 1865। बैंक ऑफ इंडिया 1906। ठीक है, आगे चलें। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। ठीक है, और आगे चलते हैं। इंपीरियर बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, अभी हमने पढ़ा था। IDBI 1964 में। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, यानी HDFC और ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, आगे चलें। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं किसने दिया था? तो ये ICICI बैंक ने दिया था। द इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है? तो क्या शामिल है? तो अग्रिम और निवेश। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो बैंक ऑफ ब्यूरो करता है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो ये नाबार्ड करता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, शिवारामन समिति की अनुशंसा पे। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा नहीं है? भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये कर परिवर्तन नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ठीक है, अप्रैल से मार्च तक। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो ये आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण भी आरबीआई ही करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो कितने की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो ये 10,000 रुपये तक, 10,000 से ऊपर करेंसी नोट नहीं छाप सकता आरबीआई। जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, तो रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? तो रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यानी रिजर्व बैंक जब ब्याज देता है जिस रेट पे, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और उस पे जिस रेट पे ब्याज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। मतलब ये 1991 के आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी इसकी वजह से। 1990-91 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार लिया था। आपातकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और 1991 में आर्थिक सुधार का कारण क्या हुआ? आर्थिक सुधार का कारण क्या हुआ? तो देखिए, सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण हुआ। उन उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंसों को समाप्त करना, आयात निर्यात नीति उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान होगा। ठीक है, डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, देश के आर्थिक स्थिति और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार, सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, ये इसका 1991 में ये सब सुधार हुए थे। ठीक है, अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये क्या था? तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जनक भारत के पूर्व वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक सुधार के नए मॉडल एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। भारत में एलपीजी नीति के मुख्य बिंदु: विदेशी तकनीकी समझौता MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति। अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी माध्यम से
मौजूदा आर्थिक समस्याओं को किससे संबंधित किया था? तो ये औद्योगिकीकरण से। ठीक है। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति किस पर अधिक उन्मुख है? तो ये वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी, अपनाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? तो 1991 में। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो देखिए, वर्ष 2014 के पश्चात क्या आर्थिक सुधार हुआ था? तो ये राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद कृषि उपज और पशुपालन विपणन संवर्धन और सरलीकरण आया था। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पीएम आशा योजना आई थी, प्रधानमंत्री किसान योजना आई थी, जिसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित होगा। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, प्रधानमंत्री किसान योजना की। ठीक है। और भी कई योजनाएं आई थी इसमें, आप देख सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से उर्वरक क्षेत्र में सुधार हुआ था। इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से उर्वरक क्षेत्र में सुधार हुआ था। जनवरी 2016 में पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। 2017 में इसे 2.81 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा था। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना की गई थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण किया गया था। ठीक है। अब देखिए, एमएसपी भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, CACP की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? तो CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है। आगे चलें। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा वर्ष में 2 बार यानी रबी एवं खरीफ की फसलों के लिए की जाती है। यानी वर्ष में 2 बार MSP तय की जाती है। ठीक है। वर्तमान में CACP द्वारा कुल 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। यानी MSP की घोषणा कितने फसलों के लिए की जाती है? तो 23 फसलों के लिए। अब 23 फसलों में 7 अनाज हैं, 5 फसल दलहन हैं, 7 फसल तिलहन हैं और 4 नगदी फसलें शामिल हैं। ठीक है। आगे चलें। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1950-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। ठीक है। 2050-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। ठीक है। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इस क्षेत्र में भारत की कार्यशील जनसंख्या 54.6% भाग संलग्न है। यानी 50-51 में कृषि क्षेत्र में 69.5% जनसंख्या कार्यशील थी और 2011 में ये घटकर कितना हो गया? 54.6%। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान 1942-43 में प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है?
तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए। किसके लिए? ई रकम नामक नया प्लेटफॉर्म किस लिए शुरू किया गया है? तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत में जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो 18.8%। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड था। कौन था? उत्तराखंड। आगे चलें, आगे चलते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो अभी हमने पढ़ा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 में। अभी मैंने बताया था आपको। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो कृषि आयकर किस पर लगाया जाता है? तो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है भारत में कृषि आयकर? तो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? कब से प्रभावी हुई थी यह? तो 2014 से। ठीक है, 2014 से प्रभावी हुई थी। आगे चलें। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने के सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो एग्री उड़ान। क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान। आगे, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया? कि सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यह कब घोषित किया गया? तो 31 मई 2019 को यह संशोधित लिस्ट में घोषित किया गया कि सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो 2014-15 में -0.2% कृषि वृद्धि दर रही, -0.2%। ठीक है, 2014-15 में। भारत में ई नाम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ था? तो ये 2016 में लागू हुआ था। कब? 2016 में लागू हुआ था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुधार योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो पेंशन लाभ तथा बीमा लाभ। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना। ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में तिलहन शामिल नहीं है। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये नेफेड थी। कौन है? नेफेड। अब ढांचागत सुधार देख लेते हैं। इससे ढांचागत सुधार, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीडीपी ग्रोथ में 2014 से 2019 के बीच, इसको बड़ा कर लेते हैं, दिखेगा नहीं। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जीडीपी ग्रोथ में 2014 से 2019 के बीच जीडीपी में 7.5% के दर से वृद्धि हुई थी और ये 2009 से 14 में 6.7% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, यानी 14 से 19 के बीच 7.5% की दर से वृद्धि हुई और 9 से 14 के बीच 6.7% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख सकते हैं आप कितनी वृद्धि हुई, क्या हुआ। एयरलाइंस, प्रत्यक्ष एवं संग्रहण, महंगाई, आवास एवं स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, आवास एवं स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित देख लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रभाव में आया।
31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रभाव में आया था और 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो तेजी से पूरा होने को है। स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 19-20 तक जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। कब हुई थी आयुष्मान भारत योजना? तो 25 सितंबर 2019 से शुरू हुई थी। इसमें 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी स्वास्थ्य क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। अब शिक्षा नीति देख लेते हैं। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, क्या क्या अधिकार दिया गया। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से दिया गया? अभी ये ऊपर ही है, 3 से 18 साल तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनवाने का लक्ष्य दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर का लक्ष्य दिया गया है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। अब श्रम सुधार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 में हुई थी। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रति माह, जमा की जाने वाली राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह, उम्र 18 से 40 वर्ष। ठीक है, अब श्रम विधेयक क्या था? श्रम विधेयक 2020। इन तीनों बिलों के पास होने के बाद नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा और 1 साल में 1 बार सभी श्रमिकों को हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है इस योजना के तहत, श्रम विधेयक 2020 के तहत। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। अब इसमें आर्थिक सुधार देख लेते हैं। आर्थिक सुधार में भारत को सामाजिक सुरक्षा नीति में सुधार लाकर समावेशी विकास हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% की औसत वार्षिक गति से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद से सरकार ने कई आर्थिक नीतियां 2014 में 1, 2015 में 1, 2017 में 1 और 2016 में 6 आर्थिक नीतियां घोषित की थी। ठीक है, 2014 में 1, 15 में 1, 17 में 1 और 2016 में 6 आर्थिक नीतियां घोषित की थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुआ था। मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम, इस कानून से वाणिज्यिक मध्यस्थता में सुधार किया गया। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति, इसके तहत ऊर्जा क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्रों में गतिरोध को कम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से प्रभावी अधिकारियों सरकारियों के बेनामी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने और अंततः जब्त करने का अधिकार दिया गया। विमुद्रीकरण नोटबंदी 8 नवंबर 2016, इसके तहत 500 और 1000 रुपये की करेंसी की वैधता समाप्त कर दी गई। कब? 8 नवंबर 2016 में। तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ यानी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024-25 तक। ठीक है, 2009 से 2014 के बीच जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? तो 6.7%। अभी हमने देखा था। वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर क्या है? तो 16.85%।
अब जीएसटी से संबंधित डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू होता है। केंद्रीय जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। केंद्रीय जीएसटी केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। समेकित जीएसटी बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। यानी देखिए, सीजीएसटी जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी स्टेट सरकार द्वारा लगाया जाता है, और जो तीसरा है आईजीएसटी यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। जीएसटी की 5 स्लैब दर है। जीएसटी की कितनी स्लैब दर है? तो 5 स्लैब दर है, कई बार पूछा गया है। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% यह जीएसटी की 5 स्लैब दर है। जीएसटी कर 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। ठीक है, जीएसटी कर 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। केंद्रीय स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से कर सम्मिलित किए गए हैं जीएसटी में? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में शामिल किया गया इन करों को। राज्य सरकार द्वारा किन किन करों को शामिल किया गया जीएसटी में? तो राज्य मूल्य संवर्धन कर या बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सब राज्य सरकार द्वारा किया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी व प्रवेश शुल्क, क्रय कर, विलासिता पर कर, सट्टेबाजी, लॉटरी व जुआ पर कर, ये सब राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, अब जीएसटी परिषद देख लेते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ वित्त मंत्री यानी जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री। राजस्व या वित्त के निरीक्षक संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त या कर के निरीक्षक में मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, परिषद में किए गए मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र व 2/3 राज्यों द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही क्यों न हो। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें परिषद द्वारा की जाती हैं, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर, सेस व अधिभार, जीएसटी में शामिल वस्तु व सेवाएं इत्यादि हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। संविधान संशोधन देख लेते हैं। इसमें 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? जीएसटी को तो 101वें संविधान संशोधन। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? तो ये असम सरकार द्वारा की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 3 घटकों में विभाजित किया गया है। आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, वस्तु में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो ये 28% है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो जमा किया जाता है तो केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को क्या कहते हैं? तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST कहा जाता है इनको। ठीक है। केंद्र द्वारा लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। GST के दायरे से बाहर रखे गए कौन कौन से कर हैं? तो मदिरा, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब GST से बाहर रखे गए हैं। ठीक है। अब सरकार द्वारा कुछ योजनाएं हैं, कब कब शुरू हुई हैं इनको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय श्रम एवं जयते कार्यक्रम यह 16 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। जीवन प्रमाण यानी पेंशन भोगियों के लिए यह 10 नवंबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष यानी 7 टीका निवारणीय बीमारियां यह 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में। हृदय 21 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब आगे चलें। नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017 में। उड़ान 21 अक्टूबर 2016 में। संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017 में शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। जिज्ञासा अभियान 6 जुलाई 2017 में। शादी सगुन योजना 8 अगस्त 2017 में शुरू हुआ था। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत यह योजना 22 अगस्त 2017 में शुरू हुआ था। सौभाग्य योजना यानी सहज बिजली हर घर योजना यह 25 दिसंबर 2017 में शुरू हुआ था। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है। आगे देख लेते हैं और भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह 19 फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। कौशल विकास प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015 में। सागरमाला परियोजना 25 मई 2015। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में। उजाला 1 मई 2015 में। आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए है 14 मई 2015 में। कायाकल्प यह जन स्वास्थ्य से संबंधित है 15 मई 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है। डीडी किसान चैनल यह 26 मई 2015 में शुरू हुआ था। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यह 25 जून 2015 में शुरू हुआ था। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 में शुरू हुई थी। आगे डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन यह अगस्त 2015 में शुरू हुआ था। स्वर्ण मौद्रिक योजना 2015 में शुरू हुआ था। स्वर्ण बांड योजना
5 नवंबर 2015 में, स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 में, उदय योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम योजना ये 2015 में शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 16 फरवरी 2016 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन यह 21 फरवरी 2016 में शुरू हुआ था। आगे चलें। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया यह 5 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था। ग्रामोदय से भारत उदय यह 14 से 24 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में। गोल्ड 2.0 यह आदिवासी, इसको आगे देखते हैं 2016 में। फिर उसके बाद संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 में शुरू हुआ था। जीरो हंगर कार्यक्रम ये भी 2017 में शुरू हुआ था। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था। धरोहर गोंद लो योजना यह कब शुरू हुआ था? यह 25 अक्टूबर 2017 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी रफ्तार 1 नवंबर 2017 में शुरू हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट का दूसरा चरण यह 13 नवंबर 2017 में शुरू हुआ था। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 में। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 में। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 में हुआ था। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यह 23 सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। आगे चलें। पीएम किसान योजना यह 1 दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 में। पीएम किसान मानधन योजना 31 मई 2019 में। पीएम कर्म योगी मानधन योजना यह 31 मई 2019 में इसका शुभारंभ हुआ था। 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ हुआ था। ठीक है। सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यह 10 अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था। अटल भूत जल योजना 25 दिसंबर 2019 से। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020। ग्राम भंडार योजना 1 फरवरी 2020। धान्य लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020। किसान रेल परियोजना 1 फरवरी 2020। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020। विवाद से विश्वास योजना 2020 में शुरू हुआ था। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 में। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 में। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। गोल्ड 2.0 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने योजना ये 15 मई 2020 से शुरू हुआ था। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है, यह योजना आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना है और ये 15 मई 2020 को शुरू हुई थी। ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम से जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1500 रुपये होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।